हेलो 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 हेलो। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कुंदन, धर्मेंद्र, मनीष, नीतू, मनोज, प्रिंस, बादल, वो सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं लगातार। क्या हाल चाल है भाई सब बच्चों के? आई होप कि आप मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। अगर माहौल है तो मेरे को बढ़िया चल रहा है, फर्स्ट क्लास, तो एक बार कमेंट करके बताएंगे। फिर हम आज का रंगारंग कार्यक्रम करेंगे शुरू। हम्म। धर्मेंद्र, कुंदन, गुड मॉर्निंग। शुरू कर दे भाई। अच्छा, तो लास्ट क्लास में हमने यूनिट डायमेंशन पढ़ा था। फिर बाकी मैंने कहा था कि जो इलेक्ट्रिसिटी या मैग्नेटिज्म की जो डायमेंशन डायमेंशन है, उसे हम क्लास में डिस्कस करेंगे जब वो चैप्टर हम पढ़ रहे होंगे ना। तो आज हम क्लास में चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। और जो साइंस 23 वाले बच्चे हैं, इसमें साइंस और 23 और 24 दो बैच हैं। तो साइंस 23 वालों को तो शायद ये लास्ट चैप्टर ही बचा है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, है ना। तो फिर इन्हें हम अलविदा कहेंगे। बहुत ज्ञान इन्होंने प्राप्त कर लिया है सभी बच्चों ने। अच्छा अच्छा, एक लोग आप में से कोई बच्चा ऐसा था ना जो ये असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर या हेड ऑपरेटर का पेपर दे रहा हो। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो हेड ऑपरेटर वाले बच्चे हैं, केवल उन्हें जो मैंने कल तक की क्लास में पढ़ाया था, जो साइंस 24 में अगर कोई बच्चा हेड ऑपरेटर का है तो उसमें केवल वहां तक ही आएगा, उसमें केवल मैकेनिक्स के ही टॉपिक हैं हेड ऑपरेटर के पेपर में। लेकिन जो असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर का पेपर है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म भी वहां पर टॉपिक दे रखे हैं उन्होंने, है ना। तो आप उन्हें भी करने पड़ेंगे आपको। इंदु, प्रजापति, सूरज, ऋचा, धर्मेंद्र। हाँ, डायमेंशन समझ लो कि कंप्लीट है, उतना ही कर लेना आप। कुछ इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की डायमेंशन बची हुई है, वो हम इस चैप्टर के साथ साथ में ही करेंगे उन्हें। क्योंकि डायमेंशनल जो है मैंने आपको मैकेनिक्स तक की सारी करा दी है। जो अगर हेड ऑपरेटर असिस्टेंट हेड ऑपरेटर का है विजय, हाँ भाई, फिर तो उसमें तो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म भी आएगा। रेलवे एलपी। अच्छा, मैंने अभी अगर किसी बच्चे को वेक्टर जो होता है ना, वेक्टर जैसे हमने क्लास में पढ़े हैं, अगर किसी को थोड़ा सा वेक्टर जो है एडवांस लेवल पर पढ़ने हो, तो मैंने अभी मेरे यूट्यूब चैनल अंकुर सर फिजिक्स के नाम से है, उसमें मैंने वेक्टर की 2 वीडियो डाल रखी हैं। एक में थोड़ा थ्योरी बता रखी है, 40 मिनट की है, और एक में फिर मैंने 2 घंटे उसके बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल करा रखे हैं। अगर किसी को थोड़ा अच्छे लेवल का वेक्टर पढ़ना हो, डॉट प्रोडक्ट निकालना, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना बहुत, और आई कैप, जे कैप, यूनिट वेक्टर वगैरह निकालना, वेक्टर के बीच का एंगल वगैरह निकालना, अगर किसी को करना हो तो वहां से वो कर सकता है, थोड़ा अगर अच्छे लेवल का करना हो किसी को। बाकी जो अपना जनरल साइंस में हम जितना पढ़ते हैं वो क्लास में हम कर ही रहे हैं, ठीक है। तो आज हम शुरू करते हैं। आज की हमारी जो यूनिट स्टार्ट होगी वो करेंगे हम इलेक्ट्रिसिटी। तो लिखेंगे हम इलेक्ट्रिसिटी। इसे हम बोलते हैं हिंदी में वैद्युत की। इलेक्ट्रिसिटी वैद्युत की, देखो। अच्छा, पहले आप मुझे बताओ कि क्या आप लोग केमिस्ट्री में एटम चैप्टर पढ़ चुके हैं? अगर आपने एटम चैप्टर पढ़ लिया है ना, तो क्योंकि मुझे थोड़ा सा एटम का जिक्र करना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी को समझने से पहले। क्योंकि आप एक बात समझो, अगर किसी बच्चे को बिल्कुल भी याद नहीं है अपने 9th और 10th क्लास की बातें, उन्हें कम से कम इतना तो सबको 100% याद होगा कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट की, वैद्युत धारा की। अच्छा, जब मैं कहता हूं कि किसी तार से करंट फ्लो कर रही है, तो करंट फ्लो करने का मतलब ये होता है कि उस तार के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं। देखो, इलेक्ट्रॉनों के भागने को ही, अगर किसी तार में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हो, उन इलेक्ट्रॉनों के दौड़ने को, उनके भागने को ही हम करंट कह देते हैं। मैंने अगर मुझे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ना है तो करंट पढ़ना पड़ेगा। करंट पढ़ना यानी कि मुझे इलेक्ट्रॉन के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने से ही करंट बनती है। देखो, जैसे आपने सुना होगा वाटर करंट। आप ये क्या करो, अपने हाथ में एक मग में पानी ले लो और धार बना के पानी को छोड़ दो, तो जो पानी फ्लो करता है ना, एक ही डायरेक्शन में, कोई स्पीड से पानी भागता है, इसे हम बोल देते हैं कि वाटर करंट है। तो वाटर अगर स्पीड से एक ही दिशा में भाग रहा है तो वाटर करंट। अगर हवाएं एक ही तरफ को भाग रही है पूरी स्पीड से तो एयर करंट। तो ऐसे अगर किसी तार में इलेक्ट्रॉन पूरी स्पीड से भागेंगे तो हम बोल देंगे इलेक्ट्रिक करंट। तो करंट में हमें पढ़ना है इलेक्ट्रॉन के बारे में। अच्छा, पढ़ रखा है ना आपने?
ठीक है, तो मैं एक काम करूंगा, क्लास में मैं थोड़ा सा एटम का जिक्र करूंगा, लेकिन हम क्लास में केवल उतना ही एटम डिस्कस करेंगे जितने की हमें इलेक्ट्रिसिटी में जरूरत है। डिटेल में जो एटम्स के बारे में जो भी आपने पढ़ा है वो केमिस्ट्री का टॉपिक है, तो उसे मैं नहीं छेड़ूंगा, ना मेरे सब्जेक्ट का टॉपिक है, तो इसलिए मुझे दूसरे सब्जेक्ट का पढ़ाना तो बिल्कुल भी अनइथिकल है, अनैतिक है। लेकिन हम एटम का केवल उतना सा ही जिक्र करेंगे जितने की हमें रिक्वायरमेंट है, वो हमें मजबूरी है, उतना हमें करना पड़ेगा। ठीक है, लेंस एंड मिरर भी है सिलेबस में, अगर रह रहा तो भी करा देंगे। कौन से सिलेबस में कह रहे हो लेंस एंड मिरर, ये तो बताओ भाई विनायक। चलो अब यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हम एटम परमाणु के बारे में। एटम, ठीक है। अब यह देखो, ये बेटा जो एटम है परमाणु, ये क्या है, आप सभी ने पढ़ा हुआ केमिस्ट्री में कि दुनिया की कोई भी मैटर जो है, पदार्थ जो है, वो एटम परमाणु से मिलकर बना है। अगर मैं इस बोर्ड का इतना सा हिस्सा ले लूं, तो इतना सा हिस्सा भी अरबों खरबों एटम से मिलकर बना होगा, है ना। तो दुनिया की कोई भी चीज जो है वो एटम से मिलकर बनी होती है, परमाणु से। अब ये एटम में खुद क्या होता है, यहां देखेंगे एटम क्या है। इसके अंदर बेटा एक होता है न्यूक्लियस, नाभिक, और न्यूक्लियस के चारों तरफ अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे होते हैं। तो ये मेरे पास में न्यूक्लियस है, जो मैंने ग्रीन कलर से दिखाया, इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भरे होंगे। ठीक है, ये हमारे पास है न्यूक्लियस, नाभिक, न्यूक्लियस, नाभिक, और बाहर अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे होंगे। तो मान लो ये इलेक्ट्रॉन इसके बाहर एक ऑर्बिट में कक्षा में चक्कर लगा रहा है। तो मैंने एक बहुत ही सिंपल सा एक स्ट्रक्चर ले लिया है, सिंपल सा स्ट्रक्चर। हाँ है भाई, लेंस और मिरर भी पढ़ने विनायक, अगर हमने नहीं पढ़ा है आपको तो हम पढ़ा देंगे। अगर आपकी क्लास में नहीं हुआ ना लेंस और मिरर तो कराया जाएगा, उसकी टेंशन क्यों ले रहे हो तुम, वो टेंशन लेने का काम हमारा है। तो न्यूक्लियस के अंदर है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे। वो आपने एटम में पढ़ ही लिया होगा कि भाई अब आपने कितने इलेक्ट्रॉन बाहर कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे, या न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन या न्यूट्रॉन होंगे, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपने किस एलिमेंट, किस तत्व का एटम लिया है। जैसे अगर मान लो कि मैं यहाँ पर एटम ले लूं किसका, हीलियम का, तो आपने पढ़ा होगा, टीचर ने आपको बताया भाई हीलियम जो होता है उसमें आपने देखा होगा नीचे लिखा होता है 2, ऊपर लिखा होता है 4। यानी जो हीलियम का जो एटम है, हीलियम का जो एटम है, जो नीचे नंबर लिखा होता है प्रोटोनों की संख्या बताता है ये नंबर। यानी हीलियम का अगर मैं एटम लूं तो उसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन होंगे, और ऊपर में से नीचे वाला नंबर घटा देंगे तो न्यूट्रॉन आ जाएगा। तो अगर मैं 4 में से 2 घटा दूंगा, एक सेकंड भाई, ऑफिस से फोन आ रहा है, एक सेकंड। आया देखना, अभी बेटा हमारे पास अगर ऊपर वाले नंबर में सब नीचे वाला नंबर घटा देंगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। तो न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2। यानी कि अगर मैं एक काम करूं, अगर मैं यहाँ पे जो एटम, अगर मैं हीलियम का एटम लेता तो प्रोटॉन कितने बनते, 2, न्यूट्रॉन कितने बनते, 2। अच्छा, अगर न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन हैं तो बाहर कक्षा में इलेक्ट्रॉन भी कितने चक्कर काटेंगे, 2 काटेंगे। अगर मैं हीलियम की जगह मैं कार्बन का एटम ले लूं तो वहां प्रोटोनों की संख्या कुछ और आएगी, न्यूट्रॉनों की कुछ और आएगी। मैं कॉपर का एटम ले लूंगा तो कुछ और आएगी। तो हम उसमें नहीं जा रहे हैं कि भाई अलग अलग जो आपने कभी हाइड्रोजन का एटम ले रहे हैं कि ऑक्सीजन का ले रहे हैं कि कार्बन का ले रहे हैं। बस मैं यहाँ पे सिंबॉलिक तरीके से केवल आपको ये बताना चाह रहा हूं कि एटम का मतलब यह है कि अंदर एक न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन भरे होंगे, बाहर अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे होंगे। कितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन भरे होंगे या कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर काटेंगे, वो केवल इस बात पर निर्भर करेगा कि आपने एटम जो है वो किस एलिमेंट का, किस तत्व का लिया है। उस हमने केमिस्ट्री के लिए छोड़ दिया। अब आते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे देखना, ये जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काट रहा है,
इस इलेक्ट्रॉन का अगर कोई आपसे पूछे कि इसमें कितना चार्ज कितना आवेश होता है, तो हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है -1.6 गुणा 10⁻⁻19 कुलाम। तो कुलाम को लिखते हैं हम कैपिटल सी से। चार्ज की जो यूनिट होती है ना, मात्रक होता है कुलाम में। तो जैसे भी हम यूनिट और डायमेंशन वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, अगर कोई मेरे से पूछ ले कि भाई चार्ज की यूनिट क्या होती है, हम बोलेंगे कुलाम। कुलाम का सिंबल होता है कैपिटल सी। अच्छा, मैं बार बार इस क्लास में बहुत बार जिक्र करूंगा कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, तो मैं बार बार ये बोलूंगा कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम। बहुत टाइम खराब हो रहा है इसमें। तो हम आगे से केवल ये बोलेंगे इस क्लास में कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है -e, और e का मतलब है यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम। अच्छा, जो प्रोटॉन है इस पे कोई पूछे कि कितना चार्ज होता है, इस पे कितना आवेश होता है, तो होता है +1.6 गुणा 10⁻⁻19 कुलाम। यानी हम कह सकते हैं कि प्रोटॉन पर चार्ज होता है +e, और e का मतलब है यहाँ पे 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कुलाम। न्यूट्रॉन जो है एक न्यूट्रल पार्टिकल है, उदासीन, इस पे कोई चार्ज कोई आवेश नहीं है। ये उदासीन है, इसके ऊपर चार्ज आवेश है 0। चार्ज 0 का मतलब यह है कि अगर आप इस न्यूट्रॉन को किसी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे ना, किसी वैद्युतीय चुंबकीय क्षेत्र में रख देंगे, किसी चुंबक के पास रख देंगे, तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है किसी पार्टिकल के पास जिसकी वजह से अगर वो चुंबक के आसपास से अगर गुजरे तो एक फोर्स का अनुभव करता है। तो किसी मैग्नेटिक फील्ड में, किसी चुंबकीय क्षेत्र में, किसी चुंबक के आसपास इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन गुजरेंगे तो एक बल का अनुभव करेंगे वो, लेकिन न्यूट्रॉन नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड का अनुभव वही पार्टिकल कर पाएंगे जिनके ऊपर चार्ज आवेश हो। तो इनके ऊपर चार्ज नहीं है, तो ये उदासीन है, न्यूट्रल है। इसके ऊपर चार्ज है -e, इसके ऊपर है +e। अब आज का मेरा पहला क्वेश्चन आप सभी से, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके सामने मैंने इलेक्ट्रॉन पे चार्ज भी लिखा है, प्रोटॉन पे चार्ज भी लिखा है, आप मुझे बताओ कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में से ज्यादा चार्ज आवेश किसके पास है, तो आप किसके ऊपर चार्ज बताओगे? इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा चार्ज है कि प्रोटॉन पर? देखते हैं कौन धुरंधर बताएगा। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है -1.6 गुणा 10⁻⁻19 कुलाम, प्रोटॉन पे चार्ज है +1.6 गुणा 10⁻⁻19 कुलाम। तो किसके ऊपर ज्यादा चार्ज, किसके ऊपर ज्यादा आवेश है, ये आपको बताना है। मनोज का एक आंसर हमारे पास में आया है। शुरुआत ही गलत से हो गई भाई, आज तो है बोनी खराब हो गया, आज बादल ने भी गलत कर दिया। अरे सामने लिख रखा तुम्हारे, तब भी नहीं देख पा रहे हो तुम। एमओ, रिचा, पूरी क्लास एक जैसी है। अरे भाई, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है? 1.6 गुणा 10⁻⁻19। प्रोटॉन पर चार्ज कितना है? 1.6 गुणा 10⁻⁻19। दोनों पे इक्वल चार्ज है, बराबर आवेश है। ये माइनस प्लस, ये मैथ नहीं चल रहा है यहाँ कि माइनस का मतलब समझो किस पे इतना कम चार्ज है, प्लस का मतलब इस पे इतना ज्यादा है। फिजिक्स में माइनस प्लस कुछ चीज बता रहे होते हैं। माइनस प्लस केवल ये बता रहे हैं कि चार्ज का नेचर, चार्ज दो टाइप के होते हैं। एक तरीके के चार्ज को हम पॉजिटिव कह रहे हैं, एक को हम नेगेटिव कह रहे हैं। साइंटिस्ट लोग चाहते हैं तो एक का नाम रख देते हैं एक्स, एक का वाई भी रख सकते थे, एक का ए, एक का बी। हमने नेगेटिव पॉजिटिव कह दिया। अभी मैं आपको बताऊंगा कि हमें पता कैसे चला कि चार्ज के दो नेचर हैं। ये प्लस माइनस केवल नेचर बता रहे हैं कि दो तरह के आवेश, दो तरह के चार्ज होते हैं। एक को हम पॉजिटिव कह रहे हैं, एक को हम नेगेटिव कह रहे हैं। बराबर चार्ज है दोनों पर। 1.6 गुणा 10⁻⁻19, 1.6 गुणा 10⁻⁻19। माइनस प्लस, जैसे समझो कि चुंबक है, चुंबक का एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। तो कोई आपसे कहे कि नॉर्थ पोल ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि साउथ, दोनों बराबर ही हैं। बस दो टाइप के पोल होते हैं, को नॉर्थ कह दिया, को हमने साउथ कह दिया। तो ऐसे यहाँ पे एक को हम नेगेटिव कह रहे हैं, को पॉजिटिव कह रहे हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों पे सेम आवेश, सेम चार्ज होता है। दूसरी चीज, अब यानी कि जितने भी प्रोटॉन न्यूक्लियस में भरे होंगे सब पे होगा पॉजिटिव चार्ज। जितने भरे होंगे अंदर, वो डिपेंड करेगा कि आपने कौन सा एटम लिया है। और जितने न्यूट्रॉन होंगे सब पे कोई चार्ज नहीं होगा, है ना। इलेक्ट्रॉन जितने भी चक्कर काट रहे होंगे उनके ऊपर होगा नेगेटिव चार्ज। अगर मैं यहाँ पे काम करूं, देखो अब हमें चार्ज दो टाइप का, इनका नेचर दो है। ये हमें आइडिया कैसे हुआ? हमने क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन हम नजदीक नजदीक लेके आए, तो हमने क्या देखा कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे पर धक्का मार रहे हैं, दूर दूर फेंक के मार रहे हैं एक दूसरे को, रिपेल कर रहे हैं, प्रतिकर्षित। फिर हमने क्या किया, दो प्रोटॉन नजदीक लेके आए,
तो ये भी एक दूसरे को रिपेल प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो हमारे दिमाग में ये बात बैठ गई कि जब भी दो चार्ज पार्टिकल, ये बच्चा कह रहा सर केमिस्ट्री में मैम ने प्रोटॉन बताया था, है? प्रोटॉन पर चार्ज ज्यादा बताया था? अरे मास द्रव्यमान ज्यादा बताया होगा, मास ज्यादा बताया होगा बेटा। देखो मैम ने ये बताया होगा, ऐसे चीजों को मिक्स मत करो, कि जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो होता है 9.1 गुणा 10⁻31 किलोग्राम, और प्रोटॉन जो है इसके ऊपर मास होता है 1.673 गुणा 10⁻27 किलोग्राम, है ना। और यहां पर एक जो है न्यूट्रॉन, इसके ऊपर मास होता है 1.675 गुणा 10⁻27 किलोग्राम। तो अगर आप यहां पे एक चीज देखो, मैडम ने कहा होगा कि प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है ना, इनके ऊपर मास लगभग लगभग बराबर है। 10⁻27 यहां आया, 10⁻27 यहां आया, बस यहाँ पे कितना है 1.673, यहाँ पे 1.67 के बाद में 5 है, तो हल्का सा न्यूट्रॉन का मास थोड़ा सा ज्यादा है ना। मास बताया था ना ज्यादा, मुझे भी लगा था भाई साहब ये क्या ब्लंडर कर दिया, इतना बड़ा ब्लंडर कोई नहीं करेगा कि प्रोटॉन पे ज्यादा चार्ज बता दे, है ना। मास बताया था ना। अब बताओ यही बच्चा जो है कहीं और किसी और से पढ़ रहा हो, मतलब किसी और को बता रहा हो, उसे तो कह देगा ये हमारी मैडम ने तो बताया था जी प्रोटॉन पे ज्यादा चार्ज है। तो भाई अगर मास की बात करेगा ना, तो मास सबसे ज्यादा होता है न्यूट्रॉन पर, उससे थोड़ा सा ज्यादा किस पे होता है, तो सॉरी न्यूट्रॉन पे ज्यादा, उससे थोड़ा सा कम होता है प्रोटॉन पे, और इलेक्ट्रॉन तो बहुत ही हल्का है इन सब में। तो मैडम ने ये बोला होगा कि इन तीनों में सबसे ज्यादा द्रव्यमान है न्यूट्रॉन का, उससे कम प्रोटॉन का, सबसे कम इलेक्ट्रॉन का। हालांकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है ना, इनके मास में ज्यादा खास फर्क नहीं है, लगभग लगभग बराबर सा होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास। लेकिन फिर भी अगर आपको एग्जैक्ट बताना है तो न्यूट्रॉन थोड़ा सा ज्यादा मास है उसका कंपैरेटिवली, ठीक है। ओके चलो अब आगे। मैंने जानबूझ के नहीं बताया मुझे, क्योंकि मैं एटम का केवल उतना पार्ट उठा रहा हूं क्लास में जितने की मुझे रिक्वायरमेंट है। मुझे पता है केमिस्ट्री में आप पढ़ चुके हैं, तो फालतू में हम क्यों दो बार पढ़े, तो जितने की मुझे आवश्यकता है ना उतना ही मैं पार्ट इसमें डिस्कस करूंगा। अब यहां आ जाओ। अब मैंने क्या किया, दो इलेक्ट्रॉनों को मैं नजदीक लेके आया, एक दूसरे को रिपेल प्रतिकर्षित कर रहे हैं। दो प्रोटोनों को हम नजदीक लेके आए, वो भी रिपेल कर रहे हैं। तो हमारे दिमाग में बैठ गया ठीक है भैया, जब भी दो हम चार्ज पार्टिकल आवेशित कण नजदीक लेके आएंगे तो रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। पर एक दिन हमने सोचा एक काम करते हैं कि एक तो ले लो इलेक्ट्रॉन और एक हमने लिया प्रोटॉन, तो हमने क्या देखा कि दोनों तो आपस में अट्रैक्ट करने लगे। यानी कि अगर हम एक ही प्रकृति के एक ही जैसे चार्ज नजदीक लेके आए, दोनों इलेक्ट्रॉन नजदीक लेके आए तो रिपेल करेंगे, फिर दोनों प्रोटॉन लेके आए रिपेल करेंगे। लेकिन विपरीत प्रकृति वाला, एक पकड़ लिया इलेक्ट्रॉन एक पकड़ लिया प्रोटॉन, तो ये अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हमने यहां से ये कंक्लूजन निकाला कि जब बिल्कुल एक जैसे ही चार्ज पार्टी के नजदीक लेके आते हैं तो प्रतिकर्षित करते हैं, और दूसरे तरह के लेके आते हैं अट्रैक्ट करते हैं। कि चार्ज के दो नेचर हैं, अगर दो इलेक्ट्रॉन नजदीक लेके आएंगे रिपेल, प्रोटॉन नजदीक लेके आए रिपेल, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो अट्रैक्ट। तो हमने क्या कह दिया कि भाई इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कह दो नेगेटिव, इस पे कह दो पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव एक ही जैसे नजदीक आए तो रिपेल, नेगेटिव नेगेटिव एक ही जैसे नजदीक आए तो रिपेल, नेगेटिव पॉजिटिव यानी कि विपरीत प्रकृति का आए तो अट्रैक्ट। तो इससे हम क्या लिखेंगे आप एक लाइन कि लाइक चार्जेस, हिंदी में लिखवा दूंगा अभी, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर while unlike charges attract each other। हिंदी में लिखेंगे समान प्रकृति के आवेश समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत प्रकृति के आवेश
एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब जैसे मैंने लाइन लिखी, जो हमें बचपन से पता है कि लाइक चार्जेस रिपेल करेंगे, अनलाइक अट्रैक्ट करेंगे, मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया जो मैं आपसे पूछने वाला हूं। जैसे मैंने लाइन लिखी, अब मेरे दिमाग में घंटियां बजने लगी कि भाई न्यूक्लियस के अंदर क्या भरे हुए हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे हमने पढ़ा कोई चार्ज, कोई आवेश नहीं है, उदासीन है ये, इसे तो हम भूल गए। इलेक्ट्रॉन माइनस आएगा, आपने प्लस लिखा है, मैंने कहा लिखा है, अच्छा एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अच्छा देखो, अब जैसे ही मैंने चीज आपको बताई तो मेरे दिमाग में क्या घंटी बजी कि भाई न्यूक्लियस में जो न्यूट्रॉन भरे हुए हैं इनके ऊपर तो कोई चार्ज आवेश है ही नहीं, तो ना तो किसी को अट्रैक्ट कर सकते हैं, ना ही रिपेल, ना किसी को आकर्षित करेंगे ना प्रतिकर्षित, तो न्यूट्रॉनों को तो भूल जाओ, चलो मैं भूल गया। लेकिन न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन भरे होंगे, प्रोटॉन पे तो चार्ज पॉजिटिव है, और अभी हम पढ़ रहे हैं कि पॉजिटिव पॉजिटिव तो रिपेल प्रतिकर्षित करते हैं। तो मेरा क्वेश्चन यह कि न्यूक्लियस में, नाभिक में जितने भी प्रोटॉन भरे होते हैं, न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन होंगे, जितने भी प्रोटॉन बनेंगे, अगर उन सब पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव तो एक दूसरे को रिपेल प्रतिकर्षित करते हैं, तो सारे के सारे प्रोटॉन तो रिपेल कर रहे होंगे एक दूसरे को न्यूक्लियस के अंदर। तो यदि एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे तो इन सबको तो न्यूक्लियस से बाहर निकल जाना चाहिए प्रतिकर्षण की वजह से, एक दूसरे को रिपेल करने की वजह से। यानी न्यूक्लियस कभी स्टेबल, स्थिर होना ही नहीं चाहिए। अरे मैंने क्या गड़बड़ लिख दिया क्या? अरे लिखा तो सही, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर वाइल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। क्या समस्या है इसमें? लिखा तो लाइक चार्ज यानी कि एक ही प्रकृति वाले प्रतिकर्षित करेंगे और अनलाइक विपरीत वाले अट्रैक्ट करेंगे। समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, विपरीत प्रकृति के एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, अब देखो, तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन भरे हैं सब पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल प्रतिकर्षित करते हैं, तो न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन भरे हैं वो भी तो एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। तो रिपेल करने की वजह से, प्रतिकर्षण की वजह से सारे प्रोटोनों को न्यूक्लियस से बाहर निकल जाना चाहिए। न्यूक्लियस कभी स्थिर, स्टेबल होना ही नहीं चाहिए। लेकिन न्यूक्लियस तो ज्यादातर एलिमेंट के न्यूक्लियस तो स्थिर ही होते हैं, स्टेबल ही होते हैं। तो फिर स्टेबल कैसे है जब इसके अंदर अंदर प्रोटॉन भरे हुए हैं? तो प्रोटोनों के रिपल्सन की वजह से ये न्यूक्लियस मेरा अनस्टेबल क्यों नहीं हो रहा? तो बच्चा बता सकता है क्या रीजन है इसका, कि नाभिक के स्टेबल होने का, उसके स्थायित्व के लिए क्या चीज जिम्मेदार है? न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन भरे हुए हैं वो सारे के सारे एक दूसरे को रिपेल करते होंगे, प्रतिकर्षित करते होंगे, तो उस रिपल्सन की वजह से इन प्रोटोनों को बाहर निकल जाना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा? गजाला, पूर्वेंदु, प्रजापति, मनोज, ड्यू टू न्यूट्रल। कैसी बातें कर रहे हो भाई? न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज ही नहीं हो तो कुछ करेगा ही नहीं, न्यूट्रॉन को भूल जाओ। अलग अलग आंसर हमारे पास में आ रहे हैं। जितने बच्चे कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन की वजह से, इलेक्ट्रॉन लिखना बंद करो। इलेक्ट्रॉन वाले तो बिल्कुल बंद करेंगे लिखना। देखो भाई, जितने ये इलेक्ट्रॉन, मैं क्यों कह रहा हूं आपसे लिखना बंद करो, कि बेटा जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं ना, इन इलेक्ट्रॉनों का इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटोनों को बांधने में कोई रोल नहीं है। इलेक्ट्रॉन तो बेचारे नेगेटिव चार्ज हैं, प्रोटॉन पे है पॉजिटिव। ये तो इलेक्ट्रॉन खुद इस न्यूक्लियस के अट्रैक्शन की वजह से, इस नाभिक के आकर्षण की वजह से घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन तो बेचारा खुद इनके अट्रैक्शन की वजह से घूम रहा है, इसका इन्हें बांधने में कोई रोल नहीं है। कुछ बच्चों को बड़ा अच्छा है मेरे पास आंसर, अरविंद का, बीबी नायडू वगैरह का। देखो, न्यूक्लियस के अंदर वास्तव में ऐसा होता है कि जो प्रोटॉन अंदर भरे हुए हैं ना, और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पे तो खैर चार्ज नहीं से तो भूल ही जाओ, लेकिन जो प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर भरे होते हैं
ये वास्तव में एक दूसरे को रिपेल प्रतिकर्षित करते हैं। ये चाहते हैं कि हम न्यूक्लियस से बाहर निकल जाएं, लेकिन उसके बावजूद भी पता क्यों नहीं निकल पा रहे? क्योंकि इस न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन प्रोटॉन को रिपेल कर रहे हैं ना, आपस में एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, उससे भी एक तकड़ा बल काम करता है, एक मजबूत बल काम करता है, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स, नाभिकीय बल। तो न्यूक्लियस के अंदर एक फोर्स काम करता है, उसे हम नाभिकीय बल कहते हैं। और न्यूक्लियर फोर्स इस ब्रह्मांड का, इस यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है, सबसे प्रबल बल। तो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन रखे हैं ना, ये प्रोटॉन दूर दूर भागना चाह रहे हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज की वजह से रिपेल कर रहे हैं, लेकिन न्यूक्लियर फोर्स कहता है कहां जा रहे हो, यहां हो। दूसरे वाले प्रोटॉन को भी पकड़ लेगा, तीसरा भी है तो उसे पकड़ लेगा, चौथा भी। इन सबको जकड़ के रखता है और इन्हें सबको अट्रैक्ट कराता है। तो न्यूक्लियर फोर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और अट्रैक्टिव नेचर का है। तो स्ट्रॉन्ग फोर्स के अट्रैक्टिव नेचर की वजह से, उसके मजबूती की वजह से ये न्यूक्लियस हमारा स्टेबल रहता है। अगर न्यूक्लियस में न्यूक्लियर फोर्स ना काम कर रहे होते तो न्यूक्लियस नाम की कोई चीज होती ही ना, क्योंकि प्रोटॉन प्रोटॉन करते रिपेल, कभी न्यूक्लियस बन ही ना पाता, हमेशा प्रोटॉन प्रोटॉन दूर भाग जाते। लेकिन न्यूक्लियस के अंदर जो नाभिकीय बल काम करते हैं, इस पूरे ब्रह्मांड के, इस पूरे यूनिवर्स के सबसे तगड़े बल हैं, वो इन सबको बांध के रखते हैं। तो पेपर में हमारे से न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टी पूछता है। कई बार तो डायरेक्ट पूछ लेगा कि यूनिवर्स का, प्रकृति का सबसे प्रबल बल कौन सा है, स्ट्रॉन्ग फोर्स, तो लिख देगा न्यूक्लियर फोर्स। जैसे हमने ग्रेविटेशन में पढ़ा था कि यूनिवर्स का सबसे कमजोर बल कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल सबसे वीक फोर्स में आते हैं और न्यूक्लियर फोर्स सबसे स्ट्रॉन्ग में आते हैं। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे हम एक चीज, न्यूक्लियर फोर्स, नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स, नाभिकीय बल। सबसे पहले लिखेंगे हम न्यूक्लियर फोर्स में, ये होते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्स। आप चाहो तो साइड में लिख लेना, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ नेचर, प्रकृति के सबसे प्रबल बल यही है। सेकंड, ये होते हैं अट्रैक्टिव नेचर के, आकर्षित कराएंगे। आकर्षित, ये लिखा मैंने हिंदी में आकर्षित, हिंदी सही नहीं लिख पा रहे तो भाई ये ज्यादा दुर्गति की बात है। इंग्लिश भले ही गलत हो जाए, हिंदी नहीं होनी चाहिए ना। आकर्षित, आकर्षित, शायद यहां पे आएगी मात्रा। कौन सा वाला आकर्षित सही है, ऊपर वाला कि नीचे वाला? आकर्षित, ये वाला ठीक लग रहा है, नीचे वाला। वो बताया बच्चा कोई हिंदी वाला धुरंधर हो क्लास में, बीए इन हिंदी। ये मुझे इस पर ज्यादा फील सा आ रहा है, इस वाले पे ये लिख देते हैं। तीसरा देखो, न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रोंग है, बढ़िया बात है। नीचे वाला ठीक है ना? हाँ, मैंने ये लिखा ना, आकर्षित। अच्छा, मात्रा भी यहाँ पे आएगी। हाँ, ये वाला अब सही लग रहा है देख के ना, आकर्षित, ये वाला सुंदर लग रहा है, ये वाला ठीक है शायद। ये सही है। अच्छा देखो, ये होगी विद टाइम ना, वैसे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद। और मेरा हिंदी इतनी मुझे अभी भी याद है, मैं शायद सेकंड या थर्ड क्लास में था, हमारे प्रिंसिपल थे एक सतीश शर्मा करके, तो वो हमारी क्लास में आए थे और उन्होंने ऐसे हिंदी के वर्ड लिखवा रहे थे बच्चों से। तो मैं सेकंड थर्ड में था, उन्होंने मेरे से एक शब्द लिखवाया था, आवश्यकता। आज मुझे अभी तक याद है। और वो मेरे से बड़े इम्प्रेस हुए थे कि दूसरी क्लास का बच्चा जो है वो लिख पा रहा है ऐसे शब्द की, कहाँ पे आधा से आएगा, बड़े वाला है छोटे वाला। हमें कभी घमंड था अपनी हिंदी पे, आज बताओ क्लास में गलत हो गया। 2 ऑप्शन दिए हमने, दोनों ही गलत। चलो कोई नहीं। अब जो न्यूक्लियर फोर्स हैं वो स्ट्रोंग भी हैं, अट्रैक्टिव नेचर के भी हैं, तो प्रोटोनों को बांध के रखेंगे। लेकिन इनके साथ एक समस्या है जो इंपॉर्टेंट बात भी है। ये न्यूक्लियर फोर्स जो है ना, ये केवल न्यूक्लियस नाभिक के अंदर ही काम करते हैं। ये न्यूक्लियर फोर्स कभी भी मेरे तुम्हारे बीच में काम नहीं करेंगे। ये न्यूक्लियर फोर्स केवल न्यूक्लियस नाभिक में काम करते हैं, बहुत छोटी जगह में। अगर इस न्यूक्लियस का साइज भी थोड़ा बड़ा होने लग जाए ना, तो इनकी हालत गंभीर हो जाती है, कमजोर पड़ जाते हैं ये। अब याद करो, केमिस्ट्री में आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा या पढ़ोगे, रेडियो एक्टिविटी पढ़ा, रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी में आप क्या पढ़ते हैं कि कुछ ऐसे तत्व होते हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं
कि जिनका न्यूक्लियस जो है, जिनका नाभिक जो है स्टेबल नहीं होता, वो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं उनका न्यूक्लियस स्टेबल क्यों नहीं होता? जैसे आपने एक चीज देखी होगी वहां पे, एक आपने पढ़ा होगा, जैसे बड़ा फेमस है यूरेनियम 92-235। अब ये देखो रेडियो एक्टिव है, इसका न्यूक्लियस स्टेबल क्यों नहीं है? आप खुद सोचो कि जो यूरेनियम है इसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन भरे होंगे, नीचे वाला नंबर बताता है प्रोटोनों के बारे में। तो इसके न्यूक्लियस में अगर मैं यूरेनियम का ले लूं तो 92 प्रोटोन आएंगे, और न्यूट्रॉन कितने आएंगे? 235 में से 92 घटाओगे 143 आएंगे न्यूट्रॉन। तो न्यूक्लियस में अगर किसी के न्यूक्लियस में 92 प्रोटॉन भरे हों, 143 न्यूट्रॉन भरे हों, तो उस न्यूक्लियस का साइज तो बड़ा हो जाएगा। जब साइज बड़ा होने लगेगा तो जो न्यूक्लियर फोर्स ने बांध के रख रहे थे वो कमजोर पड़ जाएंगे, अब न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाएगा, तो ये स्टेबल नहीं रहेगा। तो जो रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं, अगर आप देखें, सबसे जो हमारे अगर आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे ना, आवर्त सारणी, उसमें सबसे ज्यादा जो हैवी स्टेबल एलिमेंट है वो है पीबी, लेड। उसका एटॉमिक नंबर होता है 82। तो लेड के बाद पीबी जो होता है लेड 82, उसके बाद जितने भी एटॉमिक नंबर वाले हैं 83, 84, 85 जितने भी हैं बाद वाले, वो सब अनस्टेबल क्यों हैं? क्योंकि सबके न्यूक्लियस में प्रोटोनों की संख्या बहुत ज्यादा है, 85, 90, 95 ऐसे करके है, और न्यूट्रॉन भी बहुत सारे हैं, तो बहुत सारे प्रोटोन, बहुत सारे न्यूट्रॉन इकट्ठे हो जाएंगे तो न्यूक्लियस का साइज हो जाएगा छोटा, और वो इसलिए अनस्टेबल होते हैं। तो नाभिकीय जो बल हैं ये स्ट्रॉन्ग और अट्रैक्टिव तो हैं, पर इनकी रेंज बहुत शॉर्ट होती है, ये छोटे रेंज में काम करते हैं। तो लिखेंगे ये होते हैं शॉर्ट रेंज फोर्स। हिंदी में हम कहते हैं लघु परिसर बल। लघु परिसर बल, लघु परिसर बल यानी कि अल्प दूरी में लगने वाले, शॉर्ट रेंज वाले। फोर्थ लिखेंगे इसमें हम स्ट्रॉन्ग, अट्रैक्टिव, शॉर्ट रेंज में काम करते हैं, और लास्ट स्ट्रॉन्ग, अट्रैक्टिव, शॉर्ट रेंज में काम करेंगे। और लास्ट पता क्या खास बात है इनकी? ये बड़े सेकुलर बल हैं, ये भेदभाव नहीं करते हैं, आपकी शक्ल सूरत देखकर भेदभाव नहीं करेंगे। सेकुलर समझ रहे हो, जो सबको एक समान भाव से देखें, तो ऐसे ये भी है। न्यूक्लियर फोर्स को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन है कि न्यूट्रॉन है। ये फोर्स प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच भी काम करते हैं, ये फोर्स प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच भी काम करते हैं, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच भी काम करते हैं, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच भी। यानी दोनों पार्टिकल पे चार्ज है तो भी लगेंगे, दोनों पे चार्ज नहीं है तो भी लगेंगे, एक पे चार्ज एक पे नहीं है तो भी लगेंगे, और बराबर लगेंगे। जितना फोर्स प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में उतना ही न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में, उतना ही प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में। चार्ज है अगले वाले पे नहीं है उससे कोई मतलब ही नहीं है। यानी कि होते हैं चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स, ये आवेश पर निर्भर नहीं करते हैं। चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स, चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स, ये आवेश पर निर्भर नहीं करते हैं, ये आवेश पर निर्भर नहीं करते हैं। ठीक है, तो चार्ज इंडिपेंडेंट भी है, तो इसकी चारों प्रॉपर्टी याद कर लेंगे हम। न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज में काम करेंगे, अट्रैक्टिव होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, चार्ज पर निर्भर नहीं करेंगे। चार्ज है नहीं है उससे मतलब नहीं है, चार्ज पार्टिकल के बीच भी लगते हैं, चार्ज पार्टिकल ना हो उनके बीच भी लगेंगे। अब यहाँ पे हमने एक चीज पढ़ी कि ये शॉर्ट रेंज फोर्स है, केवल न्यूक्लियस में काम करते हैं। तो न्यूक्लियस का साइज आपको पता होना चाहिए किस ऑर्डर का होता है। अगर कोई आपसे पूछ ले कि जो नाभिक के आकार हैं वो हम किस में नापते हैं, न्यूक्लियस का साइज जो होता है किस ऑर्डर के होते हैं, ये तो पता होगा सभी को। न्यूक्लियस का साइज, नाभिक का आकार, न्यूक्लियस के बेटा जो साइज होते हैं ये होते हैं फर्मी मीटर में नापे जाते हैं, फर्मी मीटर के ऑर्डर के होते हैं। फर्मी मीटर के ऑर्डर का मतलब पता क्या है? नाभिक के जो आकार हैं वो फर्मी मीटर की कोटि के होते हैं। इसका मतलब ये है कि नाभिक के आकार जब भी हम नापेंगे तो फर्मी मीटर में नापेंगे। कोई नाभिक है मान लो कि उसका न्यूक्लियस है 1.5 फर्मी मीटर का, किसी का 2 फर्मी मीटर का, किसी का मान लो कि 2.5 फर्मी मीटर का, किसी का 3 फर्मी मीटर का। तो न्यूक्लियस के जो साइज होते हैं फर्मी मीटर के ऑर्डर के होते हैं। ऑर्डर का मतलब है कि फर्मी मीटर में होंगे, ऐसे नहीं होंगे कि कोई नाभिक 3 सेंटीमीटर का है या कोई नाभिक 5 मिलीमीटर का है। इनका जो ऑर्डर होगा वो फर्मी मीटर का होगा। कि तुम सोचो कि नाभिक का आकार 1 फर्मी मीटर होता है, वो तो हम कह रहे हैं कि नाभिक का आकार नापे जाते हैं फर्मी मीटर में। फर्मी मीटर का मतलब क्या है? तो 1 फर्मी मीटर का मतलब होता है 10 की पावर -15 मीटर।
तो बहुत सारे बच्चे इस चीज को गलत समझ जाते हैं, उन्हें लगता है कि नाभिक का आकार 1 फर्मी मीटर होता है। ये तो 1 फर्मी मीटर की हमने वैल्यू बताई कि 1 फर्मी मीटर 10⁻⁻15 मीटर है। तो कोई नाभिक 1 फर्मी मीटर का है तो कोई 2 का हो सकता है, कोई 3 का हो सकता है, कोई 4 का हो सकता है, अलग अलग बनेंगे ना। अच्छा, दूसरी चीज, अगर आपसे कोई पूछ ले कि पूरे एटम का साइज बताओ, न्यूक्लियस है, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं, तो अगर एटम के साइज पूछे, एटम का साइज तो बड़ा होगा। तो एटम के जो साइज होते हैं वो नापते हैं एंगस्ट्रोम में। ये एंगस्ट्रोम के ऑर्डर के होते हैं। किसी एटम का साइज हो सकता है 2 एंगस्ट्रोम, किसी का 2.5, किसी का 3, है ना। तो एंगस्ट्रोम के ऑर्डर का होता है, और 1 एंगस्ट्रोम का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर। ये समझो कोई आपसे पूछे कि इंसानों की लंबाई किस ऑर्डर में होती है, हम बोलेंगे फीट में, कि कोई 5.5 फीट का, कोई 6 फीट का है। इंसानों की लंबाई हम किलोमीटर में नहीं बताते ना, कि 0.0001 किलोमीटर, तो गंदा सा लगेगा। तो नाभिक के आकार के लिए हम फर्मीमीटर का यूज करते हैं, वो 2 फर्मीमीटर, 3, 4 फर्मीमीटर हो सकता है। और एटम के साइज के लिए हम यूज करते हैं एंगस्ट्रोम का। ठीक है, अब यहां पे आ जाते हैं वापस। अब आते हैं अपने मुद्दे की बात पे। ये एटम हम क्यों पढ़ रहे हैं? कि जब हमने एटम पढ़ाना शुरू किया तो हमने देखा कि नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन भरे होते हैं, बाहर अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं। अभी जो इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है नाभिक के चारों तरफ, मेरा इंटरेस्ट केवल इसमें है। क्यों? क्योंकि यही तो वो इलेक्ट्रॉन है जिसके बारे में करंट में बात करेंगे, जिसके भागने से करंट बनेगी। तो मैं अब इस इलेक्ट्रॉन पर नजर गड़ाए बैठा हूं, इसके बारे में मुझे सोचना है। उससे पहले क्वेश्चन हम करेंगे, इसके आसपास का क्वेश्चन मैंने आपको थोड़े दिन पहले ही बताया था, देखता हूं कितनों को याद है। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो इलेक्ट्रॉन जो है, जो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काट रहा है, ये इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, इस इलेक्ट्रॉन की अगर कोई आपसे टोटल एनर्जी, कुल ऊर्जा पूछ ले, तो आप कितनी बताएंगे? कुंदन, ऋचा, वेक्टर, अंकिता, जो न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है, इसकी टोटल एनर्जी कितनी है? पॉजिटिव, नेगेटिव की जीरो? न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी क्या है? हम्म कुंदन, अंकिता, प्रिया, बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं। देखो, जो इलेक्ट्रॉन बेटा न्यूक्लियस के चारों चक्कर काट रहा है, इसकी टोटल एनर्जी होती है नेगेटिव। जो बच्चा जीरो लिख रहा है पॉजिटिव, यानी इन्होंने सारी क्लास नहीं पढ़ी है। अभी मुश्किल से 4-5 लेक्चर पहले ही मैंने आपको सैटेलाइट उपग्रह पढ़ाया था, और उससे मैंने आपको बताया था कि जो सैटेलाइट अर्थ के चक्कर काट रहा है, इस सैटेलाइट की टोटल एनर्जी नेगेटिव है। तो उस दिन मैंने आपको बताया था कि अगर कोई चीज बाउंडेड हो, बंधी हुई हो, वो फ्री ना हो, वो किसी फोर्स के द्वारा बंधी हुई है और एक ही पाथ को फॉलो कर रही है। अगर कोई चीज बाउंडेड हो, किसी बल के द्वारा बंधी हुई हो, एक ही पाथ को फॉलो करे, उसकी टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है। भाई, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काट रहा है, ये क्या है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन होता है नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज की वजह से, उस अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है, लगातार एक ही पाथ को फॉलो कर रहा है। क्या इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से कहीं भी भाग सकता है? नहीं, ये केवल न्यूक्लियस के चक्कर काट रहा है। तो वो इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के चक्कर काट रहा होता है, इसकी जो टोटल एनर्जी है वो नेगेटिव होती है। तो नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगा रहे किसी इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी, कुल ऊर्जा ऋणात्मक होती है। हमने आपको बताया भी था कि अगर कोई चीज बाउंडेड हो, बंधी हुई हो, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी फोर्स, किसी फोर्स के द्वारा बंधी हुई हो, तो उसकी टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है। और आप भूल गए हो, 3-4 लेक्चर पहले की बात है ये। अरे बताया नहीं, बताया था एटम पढ़ाते समय कि वो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के नाभिक के चारों तरफ चक्कर काट रहा है, उसकी टोटल एनर्जी नेगेटिव रहती है। यहां पे लिखेंगे हम, फॉर ए बाउंडेड स्टेट, फॉर ए बाउंडेड स्टेट, फॉर ए बाउंडेड स्टेट, कोमा, टोटल एनर्जी
ऑलवेज रिमेन्स नेगेटिव। हिंदी में लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल हिंदी में लिखेंगे किसी बंधी हुई अवस्था के लिए, किसी बंधी हुई अवस्था के लिए कुल ऊर्जा ऋणात्मक होती है। किसी बंधी हुई अवस्था के लिए कुल ऊर्जा ऋणात्मक होती है। फॉर ए बाउंडेड स्टेट टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स नेगेटिव। हिंदी में लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन which is revolving total energy of an electron which is revolving total energy of an electron which is revolving around the nucleus total energy of an electron which is revolving around the nucleus is always नेगेटिव। हिंदी में लिखेंगे नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगा रहे, नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगा रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगा रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा हमेशा ऋणात्मक होती है। नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगा रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा हमेशा ऋणात्मक होती है। टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विच इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इज ऑलवेज नेगेटिव। अच्छा, तो नेगेटिव एनर्जी कब रहेगी? अगर कुछ बाउंडेड हो, बंधी हुई हो, तो उसकी टोटल एनर्जी नेगेटिव है। हाँ, अगर ये बाउंडेड ना हो, अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, अब ये न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काट रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए तो फिर अगर ये बाहर निकल के भाग रहा है मान लो, तो फिर इसकी टोटल एनर्जी हो जाएगी पॉजिटिव। लेकिन जब तक ये बंधा हुआ है, लगातार एक ही पाथ को फॉलो कर रहा है, तो उसकी टोटल एनर्जी उस समय तक नेगेटिव है, ऋणात्मक है। अच्छा, अब मैंने क्या करा, मैंने कहा कि मेरा जो पूरा फोकस रहेगा वो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर रहेगा। बार बार मैं अब इस इलेक्ट्रॉन को ही देखूंगा, इसकी मुझे जरूरत है। अब एक चीज बताओ, अभी जो इलेक्ट्रॉन है इसकी एनर्जी है नेगेटिव, ये बंधा हुआ है, लगातार चक्कर काट रहा है। अगर इस इलेक्ट्रॉन को बाहर से कुछ एनर्जी मिल जाए, ऊर्जा, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर से कुछ एनर्जी मिल जाए, जैसे आपने से थर्मल एनर्जी, हीट दे दी, गर्मी दे दी, तो अगर इस इलेक्ट्रॉन को बाहर से कुछ एनर्जी मिल गई तो उस एनर्जी को गेन करेगा और क्या करेगा, ये क्या निकल जाएगा, बाहर आ जाएगा। अब जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, अभी से हम कहेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। यानी जब मैं इस क्लास में फ्री इलेक्ट्रॉन शब्द बोलूंगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलूंगा, तो आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब वो इलेक्ट्रॉन है जो कि न्यूक्लियस नाभिक के चक्कर नहीं लगा रहा है, जो कि अब एटम परमाणु से बाहर निकल के आ चुका, अभी अपने मन से पूरे मेटेरियल में, पूरे पदार्थ में जहां इसका मन करेगा वहां भागेगा। ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। देखो, फ्री इलेक्ट्रॉन है, समझो आप, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट लिया है, तो हमें पता है कि दुनिया की हर चीज किससे मिलकर बनी है, एटम से। तो जो एटम होते हैं ना, इनके बीच में थोड़ा सा गैप होता है, स्पेसिंग होती है। तो ये भी मैंने मान लो कि कोई एक ऐसे ही कॉपर का, मान लो कि मैंने एक ऐसे प्लेट ले ली है कॉपर की, तो कॉपर के बहुत सारे एटम से मिलकर बना होगा, ये अरबों खरबों एटम होंगे, और इन एटम के बीच में रहता थोड़ा सा स्पेस गैप रहता है। दिखाने के लिए मैंने ज्यादा दिखा दिया, थोड़ा सा गैप रहेगा इनके बीच में। अच्छा, जो ये कोई भी चीज एटम से मिलकर बनी है, एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस। ये बीच में जो पीले कलर का ये न्यूक्लियस है, नाभिक है, ये न्यूक्लियस है बीच में। अब जो पीले कलर का न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे होंगे। अगर मान लो कि इस वाले एटम में से, इस एटम में से जो सबसे बाहर वाली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा था, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आ गया, इससे बाहर से कुछ एनर्जी मिली और ये बाहर निकल के आ गया, ये बन गया हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन। तो जो सबसे बाहर वाली कक्षा वाला इलेक्ट्रॉन होता है ना, उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना आसान होता है। बाहर वाली कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन होता है, सबसे आसानी से बाहर निकालना। तो
अब मान लो कि जो इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर वाली कक्षा में है, अगर इसे बाहर से कुछ थोड़ी सी एनर्जी मिल गई तो उस एनर्जी को गेन करेगा और झटके से बाहर निकल के आ जाएगा। अब जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आ गया, अभी हो गया फ्री। अब ये पीले पीले न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर नहीं काट रहा, अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब इस पूरे मटेरियल में, पूरे पदार्थ में, ये मटेरियल जिस एटमों से मिलकर बना है, उन एटम के बीच में जो गैप है, इस पूरे मटेरियल में कहीं भी भाग सकता है। अभी जहां भी इसका मन करेगा इस गैप में भागेगा। ऐसे भागते हुए कई बार टक्कर भी मारेगा, एटम्स पे टक्कर भी लगेंगी, जहां भी लगेगी अपना आराम से भाग रहा होगा ये, जहां भी मन करेगा। अभी पूरे के पूरे पदार्थ में जहां भी मन करेगा वहां भागेगा, टक्कर मारते हुए, है ना। टक्कर लगा, फिर इधर को आ गया, फिर इसमें टक्कर लगी, यहाँ आ गया, तो जहां भी इसका मन कर रहा होगा अभी वहां पे घूमेगा ये। तो ये मेरा बन गया फ्री इलेक्ट्रॉन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन है जो कि एक बार बाहर निकल के आ जाए। अभी पूरे पदार्थ के अंदर जो भी एटम्स हैं उनके बीच में गैप में से बाहर भाग रहा है, बीच में कोई एटम पे टक्कर मारी, फिर डिफ्लेक्ट हो गया, फिर खाली जगह भाग रहा है, फिर किसी पे टक्कर मारी तो टक्कर मार मार के इधर उधर भाग रहा है, ये हमारा कहलाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन। तो सब बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन की, लिखेंगे डेफिनेशन, लिखेंगे इलेक्ट्रॉन लिखेंगे इलेक्ट्रॉन 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 which is not bound with atom is called free electron। हिंदी लिखेंगे वह इलेक्ट्रॉन जो परमाणु से बंधा हुआ नहीं है, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाता है। इलेक्ट्रॉन विच इज नॉट बाउंड विद एटम इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन। वह इलेक्ट्रॉन जो परमाणु से बंधा हुआ नहीं है, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाता है। इलेक्ट्रॉन विच इज नॉट बाउंड विद एटम इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बस हमारा काम हो गया। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये हमारे काम का है। इसके समय इतना तामझाम करना पड़ा। तो जब मैं आपसे कहूंगा भाई किसी तार के अंदर करंट फ्लो कर रही है, तो करंट फ्लो करती है इलेक्ट्रॉन के भागने से, तो कौन से वाले इलेक्ट्रॉन भागेंगे? जो फ्री हैं, जो पूरे पदार्थ में कहीं भी भाग सकते हैं, उन फ्री इलेक्ट्रॉन के भागने से करंट बनती है। जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं, उनके भागने से करंट नहीं बनेगी। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, जब वो फ्लो करेंगे तो उनके भागने से क्या बनेगी? करंट। तो उसका हम जिक्र अब क्लास के अंदर करने वाले हैं। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। तो सबसे पहले पेपर में के हिसाब से पहले चीज लिखेंगे हम, कंडक्टर सुचालक। अब वो पेपर में क्या करेगा, इस फ्री इलेक्ट्रॉन के हिसाब से आपसे कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, तीन डेफिनेशन हमें आनी चाहिए। आप कहोगे सर कंडक्टर तो 5वीं क्लास का बच्चा बता देगा। कंडक्टर होते हैं जिसे करंट पास कर जाए, जैसे कि मेटल, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया। ये जो मेटल है, इसे करंट पास कर जाती है, सर कंडक्टर है। पर पेपर में ऐसे नहीं पूछेगा वो, जिससे करंट पास कर जाए वो कंडक्टर नहीं। वो कहेगा कंडक्टर बताओ फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के हिसाब से। बेटा हमारे लिए कंडक्टर वो मटेरियल, वो पदार्थ हैं जिन मटेरियल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हों, अरबों खरबों की मात्रा में। करंट कैसे बनती है? इलेक्ट्रॉन के भागने से। जब इलेक्ट्रॉन होंगे तभी तो भागेंगे। अब मान लो कि कोई मटेरियल ऐसा है कि हर एटम से एक एक दो दो फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए। मान लो कोई मटेरियल ऐसा है कि उसमें क्या हुआ, कहां बनाया था हमने फोटो ये, तो मान लो कोई मटेरियल ऐसा है कि इस वाले एटम ने भी एक इलेक्ट्रॉन बाहर दे दिया, इस वाले से भी एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, बाकी तो चक्कर काट रहे हैं। मतलब सबसे आखिरी वाली कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन यहां बाहर आ गया, एक यहां बाहर आ गया, एक यहां आ गया। हर एटम ने एक दो इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो कितने सारे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसमें? भाई थोड़े से हिस्से में ही अरबों खरबों एटम होते हैं। अरबों खरबों एटम, अगर हर एटम एक एक दो इलेक्ट्रॉन भी देगा तो अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्लो करने के लिए अवेलेबल है। तो हमारे लिए कंडक्टर एक्चुअल में वो पदार्थ हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अरबों खरबों की मात्रा में होती है। तो अगर आपसे पूछ ले कि फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के हिसाब से बताओ कंडक्टर क्या है, जहां फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे होंगे, बिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो हमारे क्या कहलाएंगे?
कंडक्टर कहलाएंगे। तो लिखेंगे यहां पे हम दे कंटेन बिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अरबों खरबों की मात्रा में होती है। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अरबों खरबों की मात्रा में होती है। फॉर एग्जाम्पल, ऑल मेटल्स, सभी धातुएं, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अरबों खरबों की मात्रा में होती है। दे कंटेन बिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। सभी मेटल, जितने मेटल है ना, ये सब कंडक्टर हैं। मेटल कोई से भी ले लो, सबसे करंट पास कर जाती है, तो सारे के सारे कंडक्टर हैं। नॉर्मल वाटर, सादा जल, फिर हमारे घर में जो टैप वाटर आता है, अगर गीले हाथ पैर हो, हमारे घर वाले मना करते हैं ना भाई दूर रहो, करंट लग सकती है। नॉर्मल वाटर, ह्यूमन बॉडी, मनुष्य का शरीर, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? कंडक्टर के। तो मेटल्स हो, नॉर्मल वाटर हो, मनुष्य का शरीर हो, ये सब कंडक्टर के एग्जाम्पल में आएंगे। ठीक है, कंडक्टर के मेटल्स, नॉर्मल वाटर या ह्यूमन बॉडी। ठीक, अब यहां पर कुछ मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये मेरे हिसाब से आपको पता होने चाहिए पहले से ही, बस आपको एक रिवीजन समझ लो। क्विक रिवीजन। भाई मैंने लिखा कि जो मेटल हैं वो कंडक्टर होते हैं, इनसे करंट इजीली पास करती है, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होते हैं। अगर पेपर में आ जाए कि चलो ठीक है मेटल जो है कंडक्टर है, लेकिन सबसे बढ़िया कंडक्टर कौन सा मेटल है, सबसे बेहतरीन सुचालक कौन है, ऑप्शन दे देगा आपको सिल्वर, चांदी, गोल्ड, सोना, प्लेटेनियम, एक दे देगा आयरन, लोहा। इन चारों में बेस्ट कंडक्टर कौन है आपको बताना है। बेस्ट कंडक्टर, सबसे अच्छा चालक। सबसे अच्छा चालक, बेस्ट कंडक्टर। तो सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है, कोई बताएगा? बेस्ट कंडक्टर में कौन आता है? एक क्वेश्चन आता रहता है हल्के पेपर में ना, कॉन्स्टेबल टाइप से गेम है। अंकिता, प्रिंस, अरविंद का सही है, एमओ का गलत है, सूरज का तो महा गलत है। देखो, बेस्ट कंडक्टर होता है सिल्वर, चांदी। अगर सिल्वर के बाद नंबर आता है कॉपर का, तांबे का। और कॉपर जो है ना, लगभग लगभग वैसा ही कंडक्टर है जैसा कि सिल्वर है। बहुत ही हल्का फुल्का सा फर्क है, ज्यादा खास फर्क नहीं। लगभग जैसी कंडक्टिविटी सिल्वर की है वैसी वैसी कॉपर की भी है, थोड़ा सा ही फर्क है कि हल्की सी कम है। लेकिन कॉपर बहुत सस्ता है चांदी के मुकाबले, इसलिए हम घर में अपनी सारी वायरिंग सिल्वर की जगह कॉपर की कराते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा फर्क तो है नहीं, और खर्चा कम आएगा कॉपर में, सिल्वर में तो बहुत ज्यादा आएगा, है ना। तो बेस्ट क्या है हमारे पास में? कॉपर। सेकंड लिखेंगे, ये सब आपने खैर पढ़ रखे होंगे, पर चलो रिवीजन कर लो। मोस्ट मैलेबल मेटल, सबसे अच्छा अघात वर्धनीय धातु। तो मोस्ट मैलेबल मेटल वो है, अघात वर्धनीय धातु वो है मैलेबल, कि जिस मेटल को आप पीट पीट के उसकी बहुत ही पतली फॉइल बना सको, बहुत ही पतली चादर बना सको। तो मोस्ट मैलेबल में कौन आता है? वो मेटल जिसे आप पीट पीट के बहुत ही पतला कर सकें, बहुत ही थिन फॉइल बना सकें जिसकी। तो मोस्ट मैलेबल में आता है हमारे पास में गोल्ड, सोना। गोल्ड जो है ना बहुत ही मोस्ट मैलेबल है। आप खुद दिमाग में सोचो, अगर आप लोहा ले लो, लोहा, उसे आप हथौड़े से पीटना शुरू करो, हथौड़े से लोहे को, तो आप देखेंगे थोड़ा सा पतला होगा, लोहा फटना शुरू कर देगा। तो लोहे को पीट पीट के हम बहुत पतला नहीं कर सकते, गोल्ड को पीट पीट के बहुत उसकी पतली फॉइल बना सकते हैं हम। तो मोस्ट मैलेबल में आता है गोल्ड। ऐसे ही मोस्ट डक्टाइल मेटल पूछे कोई आपसे, सबसे अधिक तन्यता वाला धातु। डक्टाइल का मतलब होता है वो मेटल जिसे आप खींच के उसके बहुत ही पतले और लंबे तार बना सकें। अगर किसी मेटल को आप खींच के उसके बहुत ही लंबे और पतले तार बना सकते हैं तो वो भी गोल्ड है, सोना। लोहे को अगर आप खींच के लंबे पतले तार बनाओगे ना, टूटना शुरू कर देगा वो,
वो उतना डक्टाइल नहीं है। तो मेलेबल पूछे चाहे डक्टाइल पूछे तो गोल्ड है। बेस्ट कंडक्टर में सिल्वर चांदी है। ठीक है। एक बड़ा फेमस क्वेश्चन आता है इसमें पेपर के अंदर कि वो कौन सा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे कमरे के तापमान पर ही लिक्विड फॉर्म में मिलता है तरल अवस्था में। अब बाकी देख लो, घर में हमारे जो भी हैं, जितने भी मेटल हैं, जितने भी बर्तन हैं, ये आपके मेरे के पास सोने चांदी की चीजें सब सॉलिड फॉर्म में है। लेकिन कुछ मेटल ऐसे हैं जो लिक्विड फॉर्म में ही होता है कमरे के तापमान पे। सोने चांदी को गलाना है तो भट्टी में डाल के गलाना पड़ेगा, लोहे को भट्टी में डालना पड़ेगा। लेकिन कुछ मेटल ऐसे हैं कमरे के तापमान पर ही लिक्विड फॉर्म में होते हैं। तो उसमें सबसे बेस्ट आंसर है हमारे पास मरकरी, पारा। तो मरकरी आपने देखो ना, जो थर्मोमीटर में मरकरी होता है तो लिक्विड फॉर्म में होता है, वो ऊपर नीचे जाता है, टेम्परेचर बताता है वो कि 45 में थोड़ा ऊपर जाएगा, 30 डिग्री पे नीचे रहेगा। तो मरकरी जो है कमरे के तापमान पर लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। अगर मरकरी ऑप्शन में ना मिले तो फिर आप चले जाना सीजियम, सीजियम नहीं मिले तो गैलियम। तो मरकरी, सीजियम, गैलियम ऐसे मेटल हैं जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं। तो सबसे बढ़िया तो मरकरी है। देखो मरकरी जो है ना, ये -39 डिग्री से ऊपर ही लिक्विड फॉर्म में होता है। मतलब कमरे का तापमान अगर -10 भी है, -5 भी है, तब भी मरकरी लिक्विड फॉर्म में है। सीजियम जो है वो लगभग 28.5 डिग्री के बाद लिक्विड फॉर्म में आता है। गैलियम 29.5 डिग्री के बाद। नहीं, कमरे का तापमान 35-38 है तो सीजियम, गैलियम भी आपको लिक्विड फॉर्म में मिलेंगे। लेकिन कमरे का तापमान अगर 2-3 डिग्री है तो लिक्विड नहीं दिखेंगे। तो इसलिए बढ़िया आंसर हमारे पास में होता मरकरी। ऑप्शन में ना हो तो फिर सीजियम और गैलियम पर भी हम पहुंच जाएंगे। तो लिखेंगे मरकरी, सीजियम एंड गैलियम are the metals. Mercury, cesium and gallium are the metals which are found in liquid form at room temperature. हिंदी में लिखेंगे मरकरी यानी कि पारा, पारा, सीजियम और गैलियम। पारा, सीजियम और गैलियम वह धातुएं हैं। पारा, सीजियम और गैलियम वह धातुएं हैं जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती हैं। पारा, सीजियम और गैलियम वह धातुएं हैं जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती हैं। अच्छा, अब हरियाणा वालों ने गेम खेल दिया बच्चों के साथ। उन्होंने पूछा पेपर में, वो कौन सा नॉन मेटल है, वो कौन सा अधातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। नॉन मेटल पूछा और पहले ऑप्शन दे दिया मरकरी। और मरकरी वाला इतना फेमस क्वेश्चन है, बच्चे मरकरी पर टिक लगा के आगे क्वेश्चन ढंग से पढ़ा ही नहीं। तो अगर वो मेटल पूछेगा तो हम बताएंगे मरकरी, अगर वो नॉन मेटल पूछेगा तो फिर हम बोलेंगे ब्रोमीन। तो लिखेंगे ब्रोमीन is a non-metal which is found in liquid form at room temperature. ब्रोमीन वह अधातु है जो कमरे के तापमान पर ही तरल अवस्था में पाया जाता है। ब्रोमीन वह अधातु है जो कमरे के तापमान पर ही तरल अवस्था में पाया जाता है। ब्रोमीन ये समझ लो कि -7 डिग्री के आसपास ही लिक्विड फॉर्म में बदल जाता है ना। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कुछ -7 डिग्री के आसपास है, इसका -39 डिग्री के आसपास है, इसका 28.5 के आसपास, इसका 29.5 डिग्री के आसपास है ना। फिर अब इधर आ जाओ, तो हमारे पास में हो गया। अब लिखेंगे सेकंड हम इंसुलेटर कुचालक। तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ेंगे तो हम कंडक्टर, इंसुलेटर का बहुत जिक्र करेंगे। तो आज के बाद जैसे मैं क्लास में कहूंगा कि भाई हमने एक कंडक्टर लिया, एक चालक लिया, तो आप समझ आना कि कंडक्टर लिया नहीं कि सर किसी मेटल की बात कर रहे हैं, किसी धातु की बात कर रहे हैं जिस मेटल में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं, यानी कि मैं सिल्वर की या कॉपर की बात कर रहा हूं। अब बात करेंगे इंसुलेटर कुचालक। कुचालक का मतलब यह है कि हमारे लिए एक आम भाषा में जिसे करंट पास ना करे। क्यों नहीं करंट पास कर रही? करंट बनती है इलेक्ट्रॉन के भागने से। कौन से इलेक्ट्रॉन भागते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन।
तो इंसुलेटर वो है जहां फ्री इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, यानी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चक्कर काट रहे हैं। तो और किसी पदार्थ में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ही चक्कर काट रहे हो, कोई भी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ही ना हो, कोई इलेक्ट्रॉन फ्री ना हो। जब कोई इलेक्ट्रॉन फ्री है ही नहीं, जब फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो फिर भागेगा कौन? तो इसके अंदर करंट फ्लो ही नहीं करेगी कभी भी, क्योंकि करंट का फ्लो करने का मतलब यह है कि फ्री इलेक्ट्रॉन का भागना। तो हमारे लिए कुचालक वो पदार्थ हैं जहां मुक्त इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते ही नहीं है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ही चक्कर काट रहे होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या शून्य होती है। तो लिखेंगे दे कंटेन नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या शून्य होती है। दे कंटेन नो फ्री इलेक्ट्रॉन, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या शून्य होती है। फॉर एग्जाम्पल ड्राई वुड, सूखी लकड़ी, प्लास्टिक, रबड़, डायमंड, प्योर वाटर, शुद्ध जल। देखो अगर पानी बिल्कुल प्योर है, उसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है, कोई भी अशुद्धि नहीं है, बिल्कुल प्योर पानी है, तो वो इंसुलेटर कुचालक की तरह काम करता है। देखो भाई पानी का फॉर्मूला होता है H2O, तो मेरे लिए प्योर वाटर वो है जिसके अंदर केवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एटम है। इसके अलावा ना तो कोई मिनरल ऐड कर रखा हमने उसके अंदर, ना उसके अंदर कोई और इंप्योरिटी है। भाई किसी एरिया में आर्सेनिक ज्यादा मिलता है पानी में, कहीं सल्फर ज्यादा होता है, कहीं पानी में मिट्टी ज्यादा है, कुछ है, मान लो कहीं पानी में कुछ और ज्यादा मिला है, या आपने मिनरल वाटर खरीद लिया, तो ये सब नहीं। प्योर वाटर वो है जहां पर केवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एटम हो, तो मेरा क्या लगा प्योर वाटर। इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है ना, ये केवल किसी मेटल में तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने से बनती है, इलेक्ट्रिसिटी आयन के फ्लो करने से भी बनती है। जैसे कि अगर नॉर्मल वाटर जो होता है ना H2O, वो H प्लस और OH माइनस आयन में ब्रेक हो जाता है। तो ये जो आयन फ्लो करते हैं ना, इन आयन के फ्लो करने से भी करंट बनती है। खाली इलेक्ट्रॉन करंट का मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करेंगे, वो तो मेटल्स में करते हैं। तो अगर कोई लिक्विड है, किसी लिक्विड के अंदर करंट फ्लो करती है आयन के फ्लो करने से, कि वो लिक्विड जो है आयन में ब्रेक हो जाता है। तो नॉर्मल वाटर जो होता है वो H प्लस OH माइनस आयन में ब्रेक हो जाता है, जबकि बिल्कुल जो प्योर वाटर है इसे इसमें ब्रेक करने के लिए बहुत ही भयंकर हाई वोल्टेज चाहिए होगी, तो जाके ब्रेक हो पाएगा। तो इसलिए हम इसे इंसुलेटर कुचला में लेके आते हैं। तो अगर पेपर में आ जाए प्योर वाटर की बात करेगा, तो ध्यान रखना कि प्योर वाटर को हम कुचालक में डालेंगे, और जो नॉर्मल वाटर होता है या एसिडिक वाटर बोल दे, अम्लीय जल, वो किस में आएगा हमारा, उसके अंदर कंडक्टर में। एक लिखेंगे यहां पे हम सेमीकंडक्टर अर्धचालक। देखो कंडक्टर क्या थे, कंडक्टर हमारे वो थे जहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत सारे थे, मेटल फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं, ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, ज्यादा फ्लो करेंगे, करंट बढ़िया बनेगी। इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन था ही नहीं। सेमीकंडक्टर हमारे होते हैं जहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम मात्रा में हो, गिने चुने। मान लो कि जैसे मान लो इतने सारे एटम है, किसी इतने हिस्से में करोड़ों एटम है, इन करोड़ों एटम में से किसी एक एटम से ही फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर आया, फिर अगले करोड़ों में से एक बाहर आ गया, तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन होते तो हैं। लिख तो दिया डायमंड, लिख तो रखा हमने, कहां पे लिखा था डायमंड, अभी इंसुलेटर में लिखा तो है, डायमंड लिख रखा है। अब देखो सेमीकंडक्टर होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे पर बहुत ही गिने चुने, बहुत ही कम मात्रा में, तो लिखेंगे दे कंटेन वेरी फ्यू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम मात्रा में होती है। दे कंटेन्स वेरी फ्यू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम मात्रा में होती है। फॉर एग्जाम्पल, इसके फेमस एग्जाम्पल लिखेंगे सिलिकॉन और जर्मेनियम। सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तो पर बहुत ही गिनी चुनी मात्रा में। इस सेमीकंडक्टर जो होता है ना सिलिकॉन जर्मेनियम, इनका यूज क्या होता है, जैसे चिप बनती है ना कंप्यूटर में, लैपटॉप वगैरह में, चिप वगैरह बनाने में, ट्रांजिस्टर वगैरह बनाने में इनका यूज करते हैं। आपने सुना भी होगा कि जो किसी भी कंट्री का जो आईटी हब होता है ना क्षेत्र, जैसे भारत में बेंगलोर है, तो बेंगलुरु में आपको पता है कि पूरा आईटी इंडस्ट्री है। कोई बच्चा अगर CS कंप्यूटर साइंस वगैरह से बीटेक करता है तो बेंगलोर में जॉब मिलती है उसे,
ज्यादा संभावना है, गुड़गांव वगैरह में भी है, दिल्ली में मिल जाएगी, पर ज्यादा अच्छे पैकेज वगैरह उसे मिलेंगे बेंगलुरु में। तो उसे हम कहते हैं कि सिलिकॉन वैली। तो किसी भी देश का जहां पर बहुत बड़ा आईटी हब होता है उसे सिलिकॉन वैली क्यों कहते हैं? कि सिलिकॉन का हम यूज, सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है, इनका यूज किया जाता है कंप्यूटर वगैरह की, लैपटॉप वगैरह की चिप वगैरह बनाने में। तो जहां पे जो आईटी इंडस्ट्री होगी किसी भी देश की, वहां पे बहुत सारे मात्रा में लैपटॉप का यूज किया जा रहा होगा, बहुत सारे कंप्यूटर्स का यूज किया जा रहा होगा, यानी बहुत ज्यादा सिलिकॉन वहां पे खपत हो रही होगी, तो उसे सिलिकॉन वैली कह देते हैं। तो जैसे हर एक कंट्री का अपना अलग अलग सिलिकॉन वैली हो सकता है, तो भारत का बेंगलुरु है ना, क्योंकि आईटी हब है ये। अब देखो हम इस क्लास में अब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने के लायक हो चुके हैं। एटम का मैंने केवल हल्का से एक मोटा मोटा आइडिया दिया है। एटम को डिटेल में आपने केमिस्ट्री में पढ़ा ही होगा कि भाई न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं, तो किस ऑर्बिट में किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर काटेंगे उसका अपना फॉर्मूला पढ़ा होगा, है ना। जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं, किसकी खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? न्यूक्लियस की खोज किसने की? प्रोटॉन की किसने की? न्यूट्रॉन की किसने की? वो आपने वहां पे पढ़ ही लिया होगा। और भी बातें, मेटल नॉन मेटल, पूरा टॉपिक आप केमिस्ट्री में आप अलग से पढ़ोगे, वो सारी चीजें वहां पढ़ोगे। अब मैंने जब इलेक्ट्रिसिटी शुरू करूंगा तो मुझे फायदा ये होगा कि जब मैं इस क्लास में कहूंगा आपसे कि चलो भाई ये काम करते हैं, हम एक कंडक्टर ले लेते हैं, चालक ले लेते हैं, तो मुझे आपको दिमाग में मुझे बात डालनी नहीं पड़ेगी, आपको खुद आनी चाहिए कि कंडक्टर कहा सर ने, यानी कि किसी मेटल की बात कर रहे हैं, यानी इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जो न्यूक्लियस के चक्कर नहीं काट रहे होंगे, जो कि एटम से, परमाणु से बाहर निकल चुके होंगे। मैं कहूंगा चलो एक काम करते हैं, रबड़ के हम ग्लव्स पहन लेते हैं ताकि करंट पास ना करे। तो ग्लव्स रबड़ के क्यों पहन रहे हैं? क्योंकि रबड़ एक इंसुलेटर है, कुचालक है, इसे करंट पास नहीं करेगी। जब मैं क्लास में कहूंगा चलो एक सेमीकंडक्टर का जिक्र करते हैं, तो आप समझ जाओगे कि यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत कम मात्रा में होंगे। हम एक ऐसा मटेरियल का जिक्र करने वाले हैं क्लास के अंदर। जब मैं कहूंगा क्लास में कि भाई यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन आप समझ जाओगे कि वो इलेक्ट्रॉन जो फ्री है, जो मुक्त है, जो पूरे पदार्थ में जो भी गैप बना हुआ है एटम्स के बीच में, उस फ्री स्पेस में, उस गैप के अंदर से कहीं भी भाग सकता है। तो इस तरह की जो है बातें वो हम क्लास के अंदर जब कर रहे होंगे तो आप समझ जाओगे। तो हमने केवल और केवल ये पढ़ने से पहले इलेक्ट्रिसिटी मैंने शुरू नहीं की है, उससे पहले हमने एक हल्का सा आइडिया लिया है। बाकी डिटेल में जो भी आपको पढ़ना है वो मैंने वहां पे छोड़ दिया कि आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो या आगे जाके पढ़ोगे। तो इसे ये मत समझना कि हमने कोई एटम चैप्टर पढ़ा है, हमने केवल फ्री इलेक्ट्रॉन के आसपास कुछ बातें करनी थी, इसलिए मैंने बताया। केवल केमिस्ट्री में न्यूक्लियर फोर्स नहीं पढ़ाते टीचर, तो नाभिकीय बल मुझे बताने थे आपको कि स्ट्रॉन्ग है, शॉर्ट रेंज में काम करते हैं, चार्ज इंडिपेंडेंट है ना, तो वो हल्का सा बताना था, उसे हमने डाल लिया। डायमंड इंसुलेटर कैसा होगा? डायमंड से करंट पास नहीं करेगी, ऐसा समझो, इसलिए डायमंड इंसुलेटर है, कुचालक है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, अब हम नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रिसिटी शुरू कर देंगे कल की क्लास में, और इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते समय हम शुरुआत करेंगे बिल्कुल बेसिक से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैद्युत विभव से, और फिर हम धीरे धीरे इसके अंदर लेवल इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर एवरीबॉडी, बाय एवरीवन, थैंक यू।